अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी अरसे के बाद एक वेबिनार कर रहा हूँ मैं। तो काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों को दोबारा देखकर। तो आज के वेबिनार में हम क्या पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है आप लोगों की पीएल लॉन्च, उसके नए क्राइटेरियाज़ को समझना, नए फ़िल्टर्स को समझना। 2024 में हम ये बिज़नेस कैसे करेंगे? सबसे पहले एक पॉइंट आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ लेना है, आज की तारीख में मुझे 2 मार्केटें ज़्यादा पसंद है। अमेज़न यूके, अमेज़न यूएस। बाकी में दुनिया जहान के तजुर्बे हैं, सब कुछ है। बस एक एक कन्क्लूज़न मैंने आपको बता दी कि ये 2 मार्केटें आज भी ज़िंदा हैं, थ्राइव कर रही हैं। बस एक पॉइंट और समझ दूसरा पॉइंट बता देता हूँ। अमेज़न सैचुरेटेड मार्केट नहीं है, बल्कि ओवर सैचुरेटेड मार्केट है। नाउ दिस इज़ वेरी इंपोर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि जब मार्केट सैचुरेटेड ना हो बल्कि ओवर सैचुरेटेड हो, तो सबसे ज़्यादा पैसे उसी मार्केट में मिलते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा पैसे डबोते भी उसी मार्केट के अंदर हैं। तो जिसकी वजह से मार्केट में बजाय ये कि हम पैसे डुबोने के लिए जाएँ, फिर हम अपना हार्ड वर्क, अपनी एफर्ट, रिसर्च एंड ड्यू डिलिजेंस पे लगा देते हैं। जिसकी वजह से हम पे 6 महीने लेते हैं एक लॉन्च करने में। उस 6 महीने के अंदर 3 महीने तो सिर्फ रिसर्च वर्क है आपका। 3 महीने में आपने गैप आइडेंटिफ़ाई किया, आपने प्रोडक्ट ढूँढी, आपने उसके नंबर्स को स्टडी किया, आपने उन मैट्रिक्स को समझने की कोशिश की। आपकी स्पेस बनेगी या नहीं बनेगी? आप घुस पाएँगे या नहीं घुस पाएँगे? हमने ये स्टडी किया पहले। इसमें हमें कई महीने लग गए, कई हफ्तों के हमने रिसर्च वर्क करने के बाद हमने फैसला किया कि हमें स्पेस मिल रही है इस प्रोडक्ट में। अब इसमें एंटर होने के लिए हम इसकी प्रोडक्ट के सैंपल से स्टार्ट करते हैं। फिर हम वो प्रोडक्ट मँगवाएँगे चाइना से, उसकी सैंपल आएगा, उसमें रिविजन्स करवाएँगे। रिवीजन करवाने के बाद हो सकता है हम फेल हो जाएँ, ड्रॉप आउट कर दें कि यार हम मार्जिन नहीं अचीव कर पा रहे और अगर हम मार्जिन अचीव कर पा रहे हैं तो हम फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलो भई हमने चाइना से एक टेस्ट ऑर्डर परचेज़ करते हैं कुछ 100 यूनिट्स का और उसको हम अमेज़न पे लॉन्च करते हैं और फिर देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। तो इतने महीनों की एफर्ट और स्ट्रगल और रिसर्च के बाद जब आप जाते हैं, हमारा बस एक सिंपल सी लॉजिक ये है कि भाई 6 महीना रिसर्च में लगा दो, 1 ही महीने में लॉन्च कर दो। तो 6 महीने की स्टडी है, ड्यू डिलिजेंस है, आपके रिसर्च है और 1 महीने की एग्ज़ीक्यूशन है। सीधा ही बम्बू, घुस गए मार्केट के अंदर। दिस स्ट्रैटेजी इज़ बेटर। अच्छा, फिर हम जब टेस्ट लॉन्च कर रहे हैं तो हम 400-500 यूनिट मँगवा लिए, 300 मँगवा लिए, 100 मँगवा लिए अगर बड़ी प्रोडक्ट है और बहुत ही छोटी है तो 1000 यूनिट मँगवा लिए। तो हम बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं करते उसके अंदर और हम एक छोटा-सा तजुर्बा करेंगे। छोटे से तजुर्बे में हम 500-600 यूनिट कुर्बान कर देंगे अपने। तो उसमें हमारे लेट्स से 2-3 हज़ार डॉलर लग गए। हमने प्रोडक्ट चाइना से मँगवाई, लॉजिस्टिक्स करवाई और हमने पीपीसी पे 2-3 हज़ार डॉलर बंद कर दिया। हमने ट्रेडमार्क और आईपी एक्सेलेरेटर के ऊपर $1200 बंद कर दिया। तो हमने 5, 6, 7, 8 हज़ार डॉलर के बजट में एक तजुर्बा किया। अब इसके 2 आउटकम हैं, लाइकली। एक आउटकम ये होगा कि प्रोडक्ट जो है वो अनफॉर्च्यूनेटली उसमें नेगेटिव रिव्यूज़ आ रहे हैं। हमने अपने तौर पे ड्यू डिलिजेंस की, सब कुछ किया और वो प्रोडक्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गया, बैच में मसला आ गया, सप्लायर की तरफ से क्वालिटी का मसला आ गया, लोगों की एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हो रही, उसका मसला आ गया। तो हमें नेगेटिव रिव्यूज़ आने शुरू हुए, हमें पता लग गया कि ये हमारी प्रोडक्ट जो है अब ना चल पाएगी। तो चलें अच्छा हुआ हमने ज़्यादा इन्वेंटरी नहीं मँगवाई, हमने इसको टेस्ट कर लिया यहीं पर ही। अच्छा, दूसरा आउटकम पोटेंशियली ये भी हो सकता है कि रिव्यूज़ तो बड़े ज़बरदस्त आ रहे हैं, प्रोडक्ट तो वाक़ई बड़ी अच्छी है हमारी। लेकिन हमने पीपीसी एस्टिमेशन में जो है ना, कहीं गड़बड़ कर दी है। जिस टाइम पे हम पीपीसी एस्टिमेट कर रहे थे, शायद आज के सीज़न में, आज के वक़्त में, आज के कॉम्पिटिशन में और 3 महीने के कॉम्पिटिशन में फ़र्क आ गया और हमारी जो एस्टिमेशन काम नहीं कर रही, पीपीसी एफर्ट कर रहे हैं, वो हमें वो रिटर्न नहीं दे रही। पीपीसी में गड़बड़ हो गई और हमारी जो है ना कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग रही है। तो उसकी भी एक हद होती है कि भैया आप कितने पैसे लगाएँगे इसको टेस्ट करने के लिए। आप 15,000 $20,000 तो नहीं लगा सकते। उसको खाली तजुर्बा करने के लिए, टेस्ट करने के लिए। तो 3-4 हज़ार डॉलर का बजट है, उसमें आपने सिर्फ ये देखना है कि आप इसको काबू कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे। या हमने डिसीज़न लेना है कि जी ये प्रोडक्ट फ़ेल हो गई, नहीं चली, मज़ा नहीं आया, थोड़े से पैसे रिकवर हो गए। या आउटकम तीसरा आउटकम ये भी हो सकता है कि हाँ, लग रहा है कि प्रोडक्ट चल सकती है। पीपीसी अभी भी एक कॉस्ट उसका हाई है,
लेकिन लग रहा है कि हाँ, ये वाएबल है, यानी कि हम इसकी फाइन ट्यूनिंग करते रहेंगे तो ये हमारी प्रोडक्ट चलना शुरू कर देगी। इसके रीज़नेबल नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ रहे हैं, डेली बेसिस पे रिव्यू स्कोर भी ओके है हमारा, एक्सेप्टेबल है। तो हम इसको भी कंटिन्यू करते हैं। तो अब प्रोडक्ट रिसर्च और प्रोडक्ट की जो फाइनल इवैल्यूएशन है, उसमें कौन से वो मैट्रिक्स हैं, जो हमने देखने हैं, जिसके लिए मैं आपको कुछ सैंपल दिखा देता हूँ। मैं आपको क्विकली दिखा देता हूँ कि भई क्या है अ, और कौन-सी वो प्रोडक्ट्स हैं जो हम यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है? तो मैं आपको सबसे पहले ये वाली एक प्रोडक्ट दिखाता हूँ, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब इस प्रोडक्ट के अंदर सबसे पहले तो हम ये देख रहे हैं कि ये एक किचन नाइफ है फॉर एग्ज़ाम्पल, ये किचन सीज़र है, सॉरी। अब ये किचन सीज़र है और इस नीश को अब मैं स्टडी करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं 2 चीज़ें देखूँगा अपनी, ये मेरी पीडीवी शीट है जो हमारी टीम तैयार करती है और ये हमारी एलीट की टीम है बेसिकली जिसने ये पीडीवी शीट बनाई है और इसको हम प्रोडक्ट डिटेल वैल्यूएशन शीट कहते हैं जिसमें हमारे पास सारा डाटा हम इकट्ठा करके लाए हैं इस प्रोडक्ट से रिलेटेड। और इसमें हमने हीलियम को यूज़ किया है, हमने एसियन इनसाइट यूज़ किया है, हमने अमेज़न का ब्रांड एनालिटिक्स यूज़ किया है, हमने काफ़ी सारे टूल्स का डाटा इकट्ठा करके एक जगह पे इसको फॉर्मुलेट किया है। ये है हमारी पीडीवी शीट, ठीक है जी? अच्छा, इस पीडीवी शीट में सबसे पहले मेरी निगाहें कहाँ जाएँगी? आपको बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। हमने अपनी बहुत सारी हमने सैकड़ों लॉन्चेस की हैं। तो ऑब्वियसली दुनिया भर में अगर कोई बेबी अमेज़न प्रोडक्ट्स या बेबी अमेज़न अकाउंट्स लॉन्च होते हैं, वो पाकिस्तान में ही होते हैं क्योंकि पाकिस्तान में वेव आई और हज़ारों, लाखों बच्चा चढ़ा प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर। तो सैकड़ों लॉन्चेस के जब हम डाटा निकालते हैं, तो हम फिर कॉमन लिंक्स निकालते हैं इसमें कि कौन-सा लिंक है जो कॉमन है फेल लॉन्चेस के अंदर, कौन-सा लिंक है जो कॉमन है सक्सेसफुल लॉन्चेस के अंदर। वहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि मैं अपनी इस कन्वर्जन को जब स्टडी करता हूँ, तो एक बात तो आप ज़हन में रख लें कि अगर आपका एवरेज कन हीलियम को छोड़ दें, हीलियम तो कहता है ज़बरदस्त बिज़नेस हो रहा है। हम अमेज़न का अपना डाटा जो कन्वर्जन का लेकर आए हैं, उसके मुताबिक आपका इस निश के अंदर जो टॉप पेज के ऊपर ये जितने भी लोग बैठे हुए हैं, इनका जो एवरेज कन्वर्जन है वो 31% है। अच्छा, अब 31% कन्वर्जन इज़ एक्सीलेंट, ज़बरदस्त है। तो ये प्रोडक्ट जो है ना पहला फ़िल्टर तो पास हो गया कि हाँ, ज़बरदस्त, इसको तो भाई लॉन्च कर सकते हैं, ये बुरी नहीं लग रही मुझे। लेकिन एक बात बताता हूँ यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो इसकी कोई लिमिट होनी चाहिए, इसका कोई नंबर होना चाहिए। तो मैं आपको वो नंबर बता देता हूँ, वो नंबर है 15 से 20%। अगर किसी निश का कन्वर्जन है तो मैं उसमें हाथ नहीं डालूँगा, अनलेस कि उसके बाकी के मैट्रिक्स ज़बरदस्त नज़र आ रहे हों। इन अदर वर्ड बहुत सारे फ्लैग्स हैं, रेड फ्लैग्स हैं मेरे पास और ग्रीन फ्लैग्स भी हैं। तो जहाँ मुझे एक रेड फ्लैग मिला, ओके कोई बात नहीं, मैं बाकी फ्लैग्स को देखने की कोशिश करता हूँ, हो सकता है ये प्रोडक्ट वहाँ क्वालीफाई कर जाए। तो मैं आई विल गो अहेड विद द लॉन्च, यानी कि लॉन्च से मुराद मैं अभी उसकी सैंपलिंग कॉल की तरफ चला जाऊँगा कि हाँ, इसका चाइना से सैंपल मँगवाते हैं और इसकी सोर्सिंग और मार्जिन्स पे अब काम करते हैं। वो हमारी नेक्स्ट स्टेज है। ये हमारी पहली स्टेज है। तो 15% मैं समझता हूँ 15 से 20% का नंबर बड़ा क्रिटिकल है। यानी कि कोई भी प्रोडक्ट अगर वो 20% से नीचे कन्वर्जन उसमें चली जाए तो मेरे लिए रेड अलर्ट आउट हो जाएगा कि यार इसमें हाथ ना लगाओ तो बेहतर है। अच्छा, अब इसमें अब आप लोगों का एक सवाल होना चाहिए। वो ये है कि सनी भाई पहले पेज पे इमेजिन करें जितने भी सेलर्स हैं सबकी 10% 12% क्योंकि नीश ही ऐसी है। तो सारे इस नीश में नंगे हैं। इस हमाम में सभी नंगे हैं। सभी का 10% कन्वर्जन है। तो मेरा 10% कन्वर्जन मैं 12% भी कन्वर्जन कर लूँ तो क्या हुआ? इसमें क्या बुराई है? तो बज़ाहिर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कोई बुराई नहीं है। जब पूरी निश में सारे 10% हैं, तो मैं भी 10% होने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। मैंने जितनी आज तक अपनी फेल लॉन्चेस का एक कॉमन लिंक निकाला तो वो ये वाला निकाला है। दिस इज़ वन ऑफ द कॉमन लिंक। ये कॉमन लिंक ये कहता है कि निश का कन्वर्जन अगर 15 से 20% से कम है, तो भाई उसमें हाथ ना डालें तो बहुत अच्छी बात है। मेरे पास रेयरली कोई ऐसी लॉन्च है जिसका कन्वर्जन रेट मार्केट यानी कि 10 से 13% 15% है और वो फिर भी सक्सेसफुल हो गई। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट यानी कि मेरी सजेशन आपको ये है कि 15 से 20% कन्वर्जन पे हाथ ना डालें।
इससे ऊपर ही पे हाथ डालें, इससे नीचे पे हाथ ना डालें। चलें जी, एक तो ये पॉइंट हो गया। अब आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ अच्छा ये भाई साहब 50% कन्वर्जन लेके बैठे हैं, ज़बरदस्त। इन्होंने पता नहीं ऐसा क्या जादू किया है कि ये 50% कन्वर्जन के ऊपर है। तो आएँ फिर अब मैं इसको स्टडी करता हूँ या इनको स्टडी करता हूँ, इनकी लिस्ट को स्टडी करता हूँ, वो सब बाद की बातें हैं। अभी तो मैं आपको मेजर पॉइंट्स बताने लगा हूँ कि क्या-क्या देखने हैं आपने। अच्छा सेकंड जो है वो ब्रांड एनालिसिस है। मैं ब्रांड एनालिसिस में जाके ये देखना चाहता हूँ कि इस निश में डोमिनेंस कितनी है। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि एक ही बंदा बैठा हो जो मार्केट का 35% खा गया, दूसरा बंदा बैठा मार्केट का 18% खा गया, उसके बाद बाकियों को थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिल रहा है यहाँ पे, मज़ा नहीं आ रहा। यानी कि डोमिनेंस मैसिव है, यानी कि 2 डिफरेंट ब्रांड्स हैं जिन्होंने अच्छी खासी पूरी निश खा ली है, सारी ट्रैफिक उनके पास जा रही है। तो हमारे पास कोई खास ट्रैफिक बच नहीं रही। अच्छा चलें ये हो गया रेड फ्लैग, ये मेरे पास एक रेड फ्लैग है कि यार ये तो बड़ा खतरनाक काम हुआ, ये तो अच्छा नहीं हुआ। अच्छा, तो अब इसमें लोगों का सवाल ये है कि सनी भाई कोई बात नहीं ठीक है टॉप सेलर आ गया और सारी ट्रैफ़िक खा गया। हो सकता है निश इतनी बड़ी हो, इतना कीवर्ड हो, इतना डाटा हो, इतना सर्च वॉल्यूम हो कि मेरे पास 1% भी आ जाए तो मज़ा आ जाए और मैं 5वें सफ़े पे हूँ तो भी मज़ा आ जाए। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा पॉइंट है। अब मैं इसको ज़रूर कंसिडर करूँगा। तो मैं इस चीज़ को कंसिडर करते हुए मैं अब जाऊँगा सीधा इसके इनसाइट को चेक करूँगा। अब मैं इनसाइट का डाटा पकड़ूँगा जाके कि अमेज़न क्या कह रहा है इसके बारे में। ये है जी अमेज़न इनसाइट का डाटा। अच्छा अमेज़न क्या कह रहा है? तो सबसे पहले तो मैं यहाँ आके देखूँगा मेरी निगाहें जाएँगी कि अमेज़न इस निश के अंदर इस प्रोडक्ट इन कीवर्ड्स को, इन प्रोडक्ट्स को सबसे ज़्यादा ट्रैफ़िक डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कर रहा है? तो मैंने देखा कि अमेज़न जो है टॉप में सिर्फ़ 15 लोगों को सबसे ज़्यादा ट्रैफ़िक दे रहा है। टॉप के 15 लोगों को। इसका मतलब बाकी 16वाँ, 17वाँ, 18वाँ, 19वाँ, 20वाँ वो सब भूखे पेट मर रहे हैं, वो बेचारे तकलीफ़ में हैं। हाँ, हो सकता है वो तकलीफ़ में हों, वो मर रहे हों। हाँ, ये रियलिटी है, बात तो सही है। चलें एक पॉइंट, ये है मेरा रेड फ्लैग सबसे बड़ा रेड फ्लैग। तो मेरी आँखें जाती हैं इनसाइट के ऊपर और मैं कहता हूँ कम से कम यहाँ पे 30 प्लस टॉप क्लिक प्रोडक्ट्स होनी चाहिए। ये एक रूल है मेरा। मेरा रूल है जो मैं अपनी जो इवैल्यूएशंस कर रहा हूँ। तो 30 टॉप प्रोडक्ट्स होनी चाहिए, यहाँ पे 15 हैं, तो भाई ये तो बहुत बुरे हालात हैं इसके तो। चलिए मैं नीचे आता हूँ। अब मैं कहता हूँ कि अच्छा चलो ये बताओ, चलो मैं इसको भी अगर सोचूँ इसके बारे में, तो टॉप 5 को कितना मिल रहा है और टॉप 20 को कितना मिल रहा है? तो पता लगा जी टॉप 5 जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें मिल रहा है 73% ट्रैफिक और जो टॉप 20 हैं, उन्हें मिल रहा है 100% ट्रैफिक। तो ये तो बहुत बुरे हालात हैं, ये तो नेक्स्ट रेड अलर्ट आ गया मेरे पास, ये अच्छा नहीं हुआ। इसकी वजह ये है कि टॉप 5 जो है सब कुछ खा गए, टॉप 5 पूरी ट्रैफिक खा गए, वो 73% खा गए और टॉप 20 तक पहुँचते-पहुँचते 100 पूरी 100% ट्रैफिक ही खत्म हो गई। मैं तो टॉप 20 भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं तो सोच रहा था यार कोई बात नहीं, मैं 30वें पे सही, मैं दूसरे सफ़े पे सही, कोई बात नहीं, मैं दूसरे सफ़े पे 1% ट्रैफ़िक बना लूँगा, वहाँ से पैसे बना लूँगा। तो मेरा वो वाला ख्वाब भी अब यहीं ख़त्म हो गया। तो चलो भई, ये तो चैप्टर ही क्लोज़ हो गया, बहुत बुरे हालात हैं। तो मैं तो अब यहीं पर ही इस स्क्रीन को बंद कर दूँगा, मैं तो इसको आगे देखने की भी ज़हमत नहीं करूँगा। लेकिन वैसे इख़्लाक़न आपको दिखा देता हूँ कुछ कि भई और मैट्रिक्स हैं कौन-से? अभी तो मैंने आपको स्पेस एनालिसिस बताना है, अभी तो पीपीपी अप्रॉक्सिमेशन पे जाना था मुझे। अभी तो मुझे अपॉर्च्युनिटी रिस्क असेसमेंट के अंदर कीवर्ड की डेप्थ को चेक करना था कि वॉव! 350 कीवर्ड मज़ा आ गया अभी देख के। कीवर्ड की डेप्थ तो है नो डाउट। मुझे तो अभी और बड़ा कुछ देखना था। लेकिन वो जो अभी मैंने देखा है ना, वो मेरे लिए काफ़ी था। ये फैसला करने के लिए कि यहीं बंद कर दो इस शीट को, मत टाइम ज़ाया करो अपना इस शीट के ऊपर। तो 5% और 20% वहीं पे ही पता लग गया मेरा कोई चांस नहीं है इस निश के अंदर। तो ये एक एक वे है देखने का। अब मैं आपको कुछ और एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं क्योंकि इसी को मैं कंटिन्यू करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। बहुत कुछ है, डाटा भरा हुआ है, बहुत बड़ी शीट है ये। लेकिन व्हाई नॉट कि हम इसी बहाने जब हमने पता लगा लिया यार रेड अलर्ट काफ़ी है इसके अंदर, तो हम दूसरी शीट पे चले जाते हैं। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि मज़ीद एग्ज़ाम्पल्स मिल जाएँगे आप लोगों को। तो आएँ अब हम चलते हैं दूसरी शीट की तरफ। अच्छा अब दूसरी शीट मैं आपको दिखाता हूँ और दूसरी प्रोडक्ट है बेसिकली ये और ये प्रोडक्ट जो है सॉकेट ऑर्गेनाइज़र चलिए इसको देखते हैं हम लोग। अच्छा जी अम, इस शीट के अंदर सॉकेट ऑर्गेनाइज़र को हम स्टडी करते हैं।
ये एक प्रोडक्ट है, सॉकेट ऑर्गेनाइज़र है ये। सबसे पहले मेरी आँखें जाएँगी कन्वर्जन के ऊपर, तो आइए कन्वर्जन को स्टडी करते हैं। कन्वर्जन है 14% एवरेज, और कुछ लोग, अब ये जो 41% है ना, इस बेचारे के पास टके की ट्रैफिक नहीं है, 121 टोटल ट्रैफिक क्लिक्स आ रहे हैं, उसमें से ये कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसको तो देखना ही फारिग है, इसको तो देखें भी ना आप लोग। उसकी वजह ये है कि ये मैनिपुलेटेड ट्रैफिक भी हो सकती है, बिल्कुल अर्ली स्टेज की ट्रैफिक है, तो इसको तो मैं किसी खाते में नहीं डालूँगा। तो मुझे तो ये देखना है सबसे ज़्यादा जिसके बाद ट्रैफ़िक आ रही है, उसका कन्वर्जन जो है वो इतना आपको एक्यूरेसी के साथ बता देता है कि अच्छा इस निश का कन्वर्जन ये है। तो मैंने यहाँ पे देखा कि अब 14% की ट्रैफ़िक कन्वर्जन है, तो ये जो है मेरा एक रेड अलर्ट। मैं तो इसमें निश में हाथ नहीं डालूँगा। हो सकता है इस निश के बहुत अच्छे मुझे कुछ पॉइंट्स मिल जाएँ, बहुत अच्छे फ्लैग्स मिल जाएँ, जिससे मैं बोलूँ कि अच्छा यार चलो एक तजुर्बा कर ही लेते हैं इस निश के ऊपर भी। तो अदरवाइज़ मेरी कोशिश होगी कि मैं इसको अवॉइड करूँ। अब आते हैं ब्रांड एनालिसिस के ऊपर। ब्रांड एनालिसिस में मैं देख रहा हूँ डबल डिजिट, डबल डिजिट, डबल डिजिट, डबल डिजिट। तो ये है मेरा नेक्स्ट टर्न ऑफ। यार ये अच्छा नहीं हुआ वैसे, अच्छा नहीं हुआ। 17% एक खा गया, 24% दूसरा खा गया, 10% तीसरा ब्रांड खा गया, 10% चौथा ब्रांड खा गया। उसके बाद जो बची हुई ट्रैफिक है, तो चलो 4%, 5%, 6%, 2%, अ, चलो 4% वाला भी 1600 ऑर्डर्स ले रहा है, राइट? 1000 ऑर्डर, 3000 ऑर्डर, 788, 564, हम वैसे भी गरीब मुल्क से हैं, तो 10-15 ऑर्डर, 20 ऑर्डर्स भी आ जाएँ, तो हम लोग खुश हो जाते हैं उसके ऊपर। तो चलो, मैं कंसिडर कर लेता हूँ उसको। चलें, अब मैं दोबारा इनसाइट पे अभी चल के एक बार देख लेता हूँ, क्योंकि ये शीट आप लोगों ने ऑलरेडी देख ली है, तो आप लोगों को जल्दी समझ आ जाएगी। तो वाओ! ज़बरदस्त! ये तो बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट मिला मुझे यहाँ पे। 78 प्रोडक्ट्स के ऊपर मेरी पूरी टॉप ट्रैफिक इस वक़्त डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। ये मुझे बड़ा हौसला हुआ देख के। ये मुझे अच्छा पॉइंट लगा यहाँ पे कि यार बहुत मैसिव ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। तो 20वें नंबर वाला भी खा रहा है, 25वें नंबर पे वाला भी खा रहा है, 30 पे बैठा हुआ भी खा रहा है, 40 वाला भी, उसको भी छोटी-मोटी बोटियाँ मिल जाती हैं, वो भी बेचारा खा लेता है। तो खाने को मिल रहा है सबको। नाउ दिस इज़ गुड पॉइंट। अच्छा, अब मैं यहाँ पे थोड़ा-सा और समझने की कोशिश करता हूँ कि टॉप की जो 5% जो प्रोडक्ट क्लिक शेयर हैं, वो टॉप की जो 5 प्रोडक्ट हैं, उन्हें 21% मिल रहा है। इस पूरी जो कीवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे। और जो टॉप 20 प्रोडक्ट्स हैं, उनके पास 55% मिल रहा है। नो वंडर! तो इसका मतलब 20 के बाद भी दुनिया आबाद है, 20 के बाद भी लोगों को खाने को मिल रहा है, लोगों को ट्रैफ़िक मिल रही है। प्रोबेबली उसकी वजह ये है कि इस निश के अंदर बड़ी डिज़ाइन है, बड़ी मारा-मारी है, बड़ी वेरिएशंस हैं, एक से बढ़ के एक शेप है, जिसकी वजह से ट्रैफ़िक डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, और यही वजह है कि शायद कन्वर्जन भी लो है। यही वजह है कि जो ओवरऑल कन्वर्जन है वो 13% दिखा रहा है, इसी वजह से दिखा रहा है क्योंकि अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा है लोगों के पास। लोगों को खाने को बहुत है, लोगों के डिज़ाइन्स बहुत हैं, लोगों के पास ऑप्शंस बहुत हैं इस निश के अंदर। ये अब समझ आई मुझे कि अच्छा ये वजह होगी। तो चलें ठीक है, इसको अभी मज़ीद स्टडी करते हैं हम लोग। अच्छा, मैं यहाँ पे क्विकली देख लूँ पिछले साल कितनी लॉन्चेस हुई हैं, उसकी वजह आपको बताता हूँ। पिछले साल कितनी लॉन्चेस हुई, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। उसकी वजह ये है कि पिछले साल जिन लोगों ने लॉन्च किया है, वो कुछ खा पी रहे हैं या बेचारे आए और चले गए इस दुनिया से। अगर वो आए, उन्होंने लॉन्च किया, कुछ लोग सक्सेसफुल हो गए, तो मेरे पास एक सैंपल आ गया कि अच्छा, इस नीश में अभी भी दम है, पिछले साल भी लोग आए, मैं उन्हीं को स्टडी कर लेता हूँ। उनको स्टडी करने से मुझे ये पता लगेगा कि अच्छा इतना पोटेंशियल, इतने रिव्यूज़ के ऊपर इतनी लॉन्च पॉसिबल है। ये लोग मेरे कबीले के हैं बेसिकली। जो लोग नए आते हैं ना मार्केट में, पिछले साल, 6 महीने, साल पहले आए हैं, वो मेरे कबीले के ही हैं प्रीटी मच। जो मुझसे 3 साल पीछे हैं, वो मेरे कबीले के नहीं हो सकते, वो मुझसे बहुत आगे हैं। तो मैं उनको कैच अप नहीं कर पाऊँगा। तो मैं इनको कैच अप कर पाऊँगा कि अच्छा 180 दिन में 12 लॉन्चेज़ हुई हैं, इसका मतलब सीज़र जो है ना हर कोई लॉन्च करता है। जिसमें से 7 लोग सक्सेसफुल हो गए हैं। अच्छा, इसमें इतने ब्रांड हैं और इतनी लिस्टें हैं। मैंने ये एक हद तक आइडिया ले लिया। अब मैं आता हूँ दोबारा वापस। मैं आता हूँ अपॉर्च्युनिटी एंड रिस्क असेसमेंट के ऊपर। यहाँ पर आके सबसे पहले मेरी आँखें जाएँगी नंबर ऑफ कीवर्ड्स के ऊपर। अच्छा, 150 कीवर्ड्स हैं। मैं चाह रहा था यार 300 साढ़े 300 होते तो मज़ा आ जाता। पीपीसी करेंगे, खुल के करेंगे, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पकड़ा करेंगे, उनके ऊपर चिपक जाऊँगा मैं। कीवर्ड जितने कम हों उतना मेरे लिए डिफ़िकल्टी क्रिएट हो जाती है, लेकिन ये मीडियम है। 150 इज़ ओके, नॉट बैड। या बहुत अच्छा भी नहीं है, तो बहुत बुरा भी नहीं है। तो ये मेरा एक पॉइंट है जिसको मैंने कंसीडर करना है कि कीवर्ड्स की डेप्थ कितनी है इस प्रोडक्ट के अंदर।
और उन कीवर्ड्स की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने कीवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन चेक की, सॉकेट होल्डर ओके 5,500, फलाँ ऑर्गेनाइज़र 5,000, 2,000, 2,000, 1,700, 1,700 ओके, ठीक है। अ, वैसे अच्छी बात तो नहीं है कि एक कीवर्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक हो, यानी सॉकेट ऑर्गेनाइज़र के ऊपर 40,000 सर्च हो रही हैं, टूल बॉक्स ऑर्गेनाइज़र के ऊपर 33,000 हो रही हैं। अ, एक लिहाज से चलो ओके है कि यहाँ पे 2 कीवर्ड में ट्रैफ़िक डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। उसके बाद तीसरा कीवर्ड एकदम मैसिव डिफरेंस के बाद आ रहा है, यानी 5,500 का सर्च वॉल्यूम है। तो अगर ये आइडियली 5,000, 10,000, 5,000, 10,000, 6,000, 8,000, 7,000 इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन होती तो वो ज़्यादा मज़ा आता। लेकिन ये भी एक्सेप्टेबल है। अच्छा, मैंने यहाँ पर आके देखा कि ये इनके लिंक्स हैं और ये उनका वॉल्यूम है। अच्छा, यहाँ पे मैं यूजुअली ये देखता हूँ कि 2023 में कितनी लॉन्चेस हुई हैं, तो मैं 2023 वालों को स्टडी करना चाहता हूँ। ये ये मेरे कबीले के ही हैं बेसिकली, ये अभी मुझसे ज़्यादा दूर नहीं है। तो मैं देख रहा हूँ अच्छा 2023 में ये भाई साहब 4.4 के साथ सर्वाइव कर रहे हैं, $72,000 बेच रहे हैं, सरप्राइजिंग। ये भाई साहब 49 रिव्यूज़ हैं और $47,000 की सेल है। अब $47,000 की सेल को मैनिपुलेट करना थोड़ा-सा डिफिकल्ट काम है, ये इतना आसान नहीं है। लेकिन मुझे आइडिया हो गया, ओके ठीक है, ये एल्यूमीनियम है, ये पीवीसी है, ये प्लास्टिक मटीरियल है, तो मुझे ये देखना है कि कौन से मटीरियल में ज़्यादा सेल है। लेकिन मुझे थोड़ी-सी दिल को तसल्ली हुई है कि 2023 की लॉन्चेस जो है वो अभी भी ज़िंदा हैं, चल रही हैं, 40-50,000 की सेल कर रही हैं। तो ये एक पॉइंट मैंने देखना है यहाँ पे। ऑफ कोर्स उसके बाद मैं डिटेल स्टडी करूँगा, मैं उन लिस्टों को जाके उनके डिज़ाइन्स को स्टडी करूँगा। वो एक अलग साइंस है, वो कहलाती है प्रोडक्ट डेवलपमेंट कहलाती है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट मैं यहाँ वेबिनार में नहीं सिखाने जा रहा आप लोगों को, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए क्रिटिकल थिंकिंग दिमाग चाहिए होता है। आप साइंटिस्ट बन जाएँ थोड़ी देर के लिए और प्रोडक्ट डेवलप करना शुरू करें कि यार इस प्रोडक्ट में लोगों को क्या प्रॉब्लम आएगी, मैं इसको कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। मेरी उस इम्प्रूवमेंट से एवरेज रिव्यूज को मार्केट में अगर 4.4 है तो मेरा 4.5 कैसे आ सकता है, मैं 4.4 कैसे ला सकता हूँ, और अगर मार्केट एवरेज 4.4 है तो मैं 4.6 कैसे ला सकता हूँ। तो ये कहलाती है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जिसमें आपको पूरी अभी स्टडी करने की जरूरत है, आप उसको स्टडी करेंगे। अच्छा जी, तो अभी मैं यहाँ पे जो चीज़ स्टडी करूँगा, वो है पीपीसी स्पेस एनालिसिस। तो अब हम पीपीसी स्पेस एनालिसिस को समझने की कोशिश करते हैं कि स्पेस एनालिसिस क्या है। देखें, पीपीसी स्पेस एनालिसिस जो है, उसका जो कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे पास इस वक़्त जो मेरे कम्पेटिटर्स हैं, जो मेरे कीवर्ड्स पे कम्पीट कर रहे हैं, जिन कीवर्ड्स पे मैं उनके साथ कम्पीट करने जा रहा हूँ, और हम लोग कीवर्ड सेट एक ही हम सबका एक ही कीवर्ड सेट है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास 150 कीवर्ड्स हैं, उनके पास भी 150 कीवर्ड्स हैं। हम दोनों एक ही कीवर्ड के लिए कम्पीट कर रहे हैं। पहले पेज पे 12 स्पॉट्स हैं मेरे पास। उन 12 स्पॉट्स में मैं कौन-सा रैंक ले पाऊँगा एक पर्टिकुलर कीवर्ड के कॉम्पिटिशन के अंदर, और वो किस कीवर्ड पे आएँगे, मैं किस कीवर्ड पे आऊँगा। बस, तो अब मैंने ये देखना है कि मेरे जो कम्पेटिटर्स हैं, अ, उसमें से कितने लोग, कितने परसेंट कम्पेटिटर्स, कितने परसेंट कीवर्ड्स को पहले पेज पे मेरे साथ कम्पीट कर रहे हैं, और दूसरे पेज पे कितने कर रहे हैं, तीसरे पेज पे कितने कर रहे हैं। अच्छा, ये डाटा 100% एक्यूरेट इसलिए नहीं हो सकता कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे बहुत से कम्पेटिटर्स हैं जिनका जो आज मेरे कॉम्पिटिशन में नहीं होंगे, या अमेज़न मुझे फ़ेवर दे रहा है उनके मुकाबले में, या किसी दूसरे कम्पेटिटर को फ़ेवर दे रहा है पहले के मुकाबले में, तीसरा कम्पेटिटर आउट ऑफ स्टॉक हुआ हुआ है। तो जैसे ही वो स्टॉक इन होता है, पहला पहला वाला कंपैरेटर किक आउट हो गया, फॉर एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, और मेरे तीसरे कंपैरेटर ने वो वाला स्पॉट ले लिया। तो अब मेरे पास ये लिमिटेड स्पॉट्स हैं, तो मैं यहाँ पे एक रफ गेज मेरा ये है कि अच्छा 11% लोग जो हैं, वो 11% जो मेरे जो कंपैटिटर्स हैं, वो मेरे इन कीवर्ड्स के ऊपर इस वक़्त कम्पीट करके पहले पेज पे आ चुके हैं, और 6% दूसरे पे आए हुए हैं। अच्छा, ये मुझे क्या बताता है? ये मुझे ये बताता है कि ठीक है, ये एक एवरेज निश है, और एवरेज कॉम्पिटिशन मुझे इसमें नज़र आ रहा है यहाँ पे। अगर ये 3% होता, तो मेरे लिए रेड फ्लैग होता, और ये अगर 70% होता, तो भी मेरे लिए रेड फ्लैग होता। 3% अगर होता, तो मैं समझ जाता कि लोग कम्पीट ही नहीं कर रहे, लोग पीपीसी ही नहीं कर रहे इस निश में। तो क्यों नहीं कर रहे लोग? पीपीसी क्यों नहीं कर रहे? शायद पीपीसी रिवार्डिंग नहीं है, पीपीसी बहुत एक्सपेंसिव है, लोग करते हैं, पैसे बर्न करते हैं, गिव अप कर देते हैं, चले जाते हैं। शायद ब्रांड नॉमिनेटेड निश है, ब्रांड डोमिनेटेड निश है, बहुत ज़्यादा डोमिनेंस होने की वज़ह से लोग पीपीसी अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे, पीपीसी बहुत महँगी है, लोग नहीं करते। और अगर 70% ट्रैफ़िक जो है यहाँ नज़र आ जाए, और 70% कीवर्ड जो हैं वो डोमिनेंस नज़र आ जाए मुझे, मेरे कंपैटिटर, मेरे आधे से ज़्यादा कंपैटिटर्स जो हैं वो कम्पीट कर रहे हैं मुझसे और पीपीसी के ऊपर मौजूद हैं,
तो इसका मतलब ये है कि शायद ये पीपीसी ड्रिवन नीश है, इसमें ऑर्गेनिक में आना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसमें पीपीसी का बजट चाहिए और फिर उसकी आपको बजटिंग करनी पड़ेगी। ये कुछ रीज़न्स हैं जिसको हम चेक करते हैं, तो इसे हम अ, अपना स्पेस एनालिसिस कहते हैं। अब आते हैं उसके बाद पीपीसी अप्रॉक्सिमेशन की तरफ आते हैं। पीपीसी अप्रॉक्सिमेशन में हमने 3 जगहों से डाटा इकट्ठा किया। एक हमने किया हीलियम से, फिर ब्रेन एनालिटिक्स से और फिर एसिन इनसाइट से। इन 3 डाटा को हमने इकट्ठा करके मर्ज कर दिया है इस शीट के अंदर, सिर्फ़ ये समझने के लिए कि हमारी जो कीवर्ड की डिस्ट्रीब्यूशन है, वो ऑर्गेनिक कितनी हो रही है, स्पॉन्सर्ड कितनी हो रही है। तो एसिन इनसाइट मुझे ये कह रहा है कि ये जो कीवर्ड है ना स्टॉक ऑर्गेनाइज़र, इसमें 62% ट्रैफिक ऑर्गेनिक आती है, 38% ट्रैफिक जो है वो स्पॉन्सर्ड से आती है ओवरऑल। ओवरऑल पेज की जो ट्रैफिक है उसका मुझे एक रफ गेज दे दिया उसने। अच्छा, इससे मुझे बड़ी खुशी हुई। मुझे खुशी हुई देख के कि अच्छा 38% स्पॉन्सर्ड है, 62% ऑर्गेनिक है, तो इंशाल्लाह एक दिन मैं भी ये अचीव करने में कामयाब हो जाऊँगा। गारंटी कोई भी नहीं उसकी। लेकिन एट लीस्ट मुझे फ्यूचर पाथवे नज़र आ गया कि अच्छा फ्यूचर में पाथवे ये बन रहा है मेरा। तो इतनी ट्रैफिक ऑर्गेनिक होगी, इतनी स्पॉन्सर्ड है और ये रीज़नेबल है, ये बुरी नहीं है। अगर स्पॉन्सर्ड में ज़्यादा होते, ऑर्गेनिक में कम होते, तो ये एक खतरनाक साइन आ जाना था मेरे सामने कि यहाँ पर इस नीश के अंदर आधी से ज़्यादा जो ट्रैफ़िक है, वो होती ही स्पॉन्सर्ड है। उसके बगैर गुज़ारा नहीं है लोगों का। तो अच्छा अगर ऐसा है, तो मुझे अब अपनी बजटिंग करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पीपीसी डोमिनेटेड नीश में जा ही नहीं सकते। बस ये है कि मुझे बजटिंग करनी पड़ेगी कि अच्छा अगर ये नीश पीपीसी बजटिंग बहुत ज़्यादा माँगती है, पीपीसी ड्रिवन नीश है, तो मुझे कितना बजट निकालना होगा? अच्छा ये शीट हमें बजटिंग करने में भी हेल्प दे रही है। कैसे? आप इसमें सबसे पहले ये देखें कि ये अच्छा हमने एक और काम किया यहाँ पे। हमने अपनी शीट को ऐसे डिज़ाइन किया है कि हमने जानबूझकर स्पॉन्सर को 70% कर दिया यहाँ पे, ये देखें 70 किया हुआ और ऑर्गेनिक को 30 किया हुआ। ये हमने जानबूझ के किया। अच्छा जानबूझ के करने की वजह ये थी कि हमें अपनी एस्टिमेशन चाहिए कि हमें शुरू के 90 डेज़ में, 100 डेज़ में कितने पैसे लगाने होंगे इस निश में। जब हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं अमेज़न पे, तो हम अपनी एस्टिमेशन पहले ही निकालते हैं। तो हम अगले 100 डेज़ की एस्टिमेशन निकाल लें कि यार 100 डेज़ बस हमने दिमाग में डाला हुआ है, हमने अपने कस्टमर को भी समझा दिया कि देखो भाई दिल गुर्दा बड़ा रखो। 70% जो है ना पैसा हमारा स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट से आएगा, ऑर्डर से आएगा, 30% बड़ी मुश्किल से ऑर्गेनिक से आएगा। तो उस 70% ऑर्डर को हासिल करने के लिए कितना पैसा लगाना पड़ेगा हमें? तो हमने सबका दिमाग प्रिपेयर करना है। अब मैं उस पर्सपेक्टिव से देखूँ, तो मैं कहता हूँ अच्छा ठीक है मेरे जो 70% 106 ऑर्डर्स जो हैं मेरे यहाँ से 106 क्लिक्स जो हैं मेरे यहाँ से आ रहे होंगे, 45 मेरे ऑर्गेनिक आ रहे होंगे। उसके ऊपर मैं इतनी सेल एक्सपेक्ट करता हूँ, उस पे मेरा एकॉस इतना होगा, उस पे मेरा सीपीए इतना होगा, उस पे मेरा क्लिक टू ऑर्डर रेशियो ये है और उस पे मेरी टोटल पीपीसी की कन्वर्जन जो है वो ये है। और मेरी ओवरऑल सीपीए ये आ रहा है मेरे पास और मेरा ओवरऑल कन्वर्जन ये आ रहा है। ठीक है? तो मैंने अपना एक रफ पूरा स्केच तैयार कर लिया कि अच्छा मेरे पास ओवरऑल ट्रैफिक की ये सिचुएशन है। यहाँ से मुझे आइडिया हो गया कि अच्छा मेरा सीपीए ये पड़ रहा है, मेरा पीपीसी की कन्वर्जन मेरी ये पड़ रही है। तो मेरे पास एकॉस क्या आ रहा है मेरे पास? अब मेरी निगाहें यहाँ जाएँगी जो मेरे मेजर इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं, उनके ऊपर मेरा एकॉस ये आ रहा है। और कुछ जो है मेरे पास 3 डिजिट में आ रहे हैं, मेजॉरिटी मेरे पास 2 डिजिट में आ रहे हैं, एवरेज मेरे पास 70% आ रहा है और मुझे ये डिसाइड करना है कि ये 70% में मैं इसको सिक्योर कर सकता हूँ, मैं इसको आगे लेके जा सकता हूँ, ऑप्टिमाइज़ कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। या मेरी पीपीसी का टोटल बजट कितना आ रहा है, क्या मैं इसको सस्टेन कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं 70% का नंबर हमारे लिए रीज़नेबल नंबर है। उसकी वजह ये है कि एक तो हमने अपनी ट्रैफ़िक महँगी की हुई है शुरू में और उसके बाद हम इसको मज़ीद ऑप्टिमाइज़ करते रहेंगे, हमारी बिड वक़्त के साथ सस्ती हो जाएगी। अगर ये 3 डिजिट में होती पूरी शीट यहाँ पे भरी हुई, तो मेरे लिए वो एक रेड फ्लैग था कि यार पीपीसी बहुत महँगी पड़ेगी इस निश के अंदर, हम नहीं अफ़ोर्ड कर सकते इसको। अच्छा, इसका मैं आपको एक ड्रॉबैक बता दूँ सीज़नल प्रोडक्ट्स में ख़ास तौर पे। तो अगर आप सीज़नल प्रोडक्ट्स में काम कर रहे हैं, तो एक सीज़न में आपको पीपीसी सस्ता मिलेगा, दूसरे सीज़न में आपको पीपीसी बहुत महँगा मिलेगा। तो इसलिए मेरी तो कोशिश है कि भाई सीज़नल प्रोडक्ट में ना ही काम करें तो बेहतर है, अदरवाइज़ हम मिसकैलकुलेट ना कर दें अपने पीपीसी बजट को कहीं। चलें जी, ये शीट देख ली हमने। अब हम आते हैं नेक्स्ट शीट की तरफ चलते हैं।
अच्छा, नेक्स्ट शीट में हमारे पास बहुत कुछ देखने को है, लेकिन मैं बस आपको बस अपने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स बता देता हूँ, जहाँ पे हम जाते हैं। हमारे पे ये देखें ब्रांड एनालिटिक्स भी है, कैटेगरी इनसाइट है। कैटेगरी इनसाइट के अंदर मैंने ये देखना है कि ये जो प्रोडक्ट है इसका अपना जो सब कैटेगरी इसके कीवर्ड के नाम पे है या नहीं है। तो यहाँ पे इस सब कैटेगरी के अंदर अगर मैं जाऊँ, मैं कैटेगरी इनसाइट को देख रहा हूँ इस वक़्त। मैं कैटेगरी इनसाइट के अंदर आके मैं सबसे पहले रिटर्न रेट देखूँगा इसका, उसके बाद मैं देखूँगा ये 2 चीज़ें, नंबर ऑफ न्यू एसेंस कितने हैं, नंबर ऑफ टोटल एसेंस कितने हैं। तो ये नंबर हमारी कोशिश ये होती है कि ये नंबर 10,000 15,000 की रेंज में हो तो बेहतर है। अगर ये नंबर ऑफ न्यू एसेंस और टोटल एसेंस ऑलमोस्ट बराबर हैं, तो ये हमारे लिए एक अच्छा साइन नहीं है। उसकी वजह ये है कि जितनी स्पीड से यहाँ पे जितनी स्पीड से न्यू एसेंस आ रहे हैं, इतना तो आपके पास टोटल मार्केट के अंदर स्पेस नहीं है, यानी कि इतनी आपके पास जगह मौजूद नहीं है, जो टोटल नंबर ऑफ आपके पास एसेंस हैं। तो लेकिन इसके अंदर जो हमने जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखनी है, वो अभी भी मेरे लिए इनसाइट वाला डाटा है। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मुझे ये देखना है कि मेरी टोटल कीवर्ड की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो मेरी जो टोटल टॉप क्लिक कीवर्ड्स जो मेरी प्रोडक्ट्स हैं, टॉप क्लिक प्रोडक्ट्स हैं, वो अभी भी 78 प्रोडक्ट हैं, जिसका मतलब मेरी जो कीवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, वो शुरू के 2-3 पेजेज़ तक अच्छी खासी जा रही है, वहाँ पे ट्रैफिक डिवाइड हो रही है। और इसमें भी मुझे ये देखना है कि मेरे पास टॉप 5 प्रोडक्ट्स जो हैं वो 21% ट्रैफिक ले रहे हैं, टॉप 20 जो है वो 55% ले रहे हैं, जिसका मतलब मेरे पास अभी टॉप 20 के बाद भी स्पेस मौजूद है। चलें, ये पार्ट हो गया। उसके बाद फिर हमारे पास काफ़ी कुछ है। हम लोग इसका जो है प्रोडक्ट का एसिन बेस्ड पीओई जो प्रोडक्ट अपॉर्च्युनिटी एक्सप्लोरर है, उसको भी स्टडी करते हैं। इसको स्टडी करने का सिर्फ ये फ़ायदा होता है कि कभी-कभी एक प्रोडक्ट हमें वायबल नज़र नहीं आती है। जब बाइबल नज़र आती तो उससे रिलेटेड हमें कुछ फॉर एग्ज़ाम्पल नीश प्रोडक्ट अपॉर्च्युनिटी एक्सप्लोरर में चला जाता हूँ, तो उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं हमें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सॉकेट ऑर्गेनाइज़र के ऊपर काम कर रहा था, लेकिन पता लगा कि मुझे प्लायर ऑर्गेनाइज़र उससे एक सिमिलर नीश है, तो अब मेरा दिमाग सॉकेट ऑर्गेनाइज़र से हट के प्लायर ऑर्गेनाइज़र में चला गया कि यार सॉकेट ऑर्गेनाइज़र तो वाइबल नहीं लग रही, चलो मैं प्लायर ऑर्गेनाइज़र को एक्सप्लोर कर लेता हूँ। तो बस ये फ़ायदा होता है कि जब भी आप नीश बेस्ड प्रोडक्ट अपॉर्च्युनिटी एक्सप्लोरर में जाते हैं, तो उस निश के अंदर रेलेवेंट प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं आपको, आपको उन्हें एक्सप्लोर करने की अपॉर्च्युनिटी मिल जाएगी। तो इसी बहाने आप उनको एक्सप्लोर कर लें। हो सकता है सॉकेट ऑर्गेनाइज़र ना समझ आए, प्लायर ऑर्गेनाइज़र समझ आ जाए। ये फ़ायदा है निश बेस्ड प्रोडक्ट अपॉर्च्युनिटी एक्सप्लोरर का। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आउटलायर कीवर्ड्स हैं जो हमारे मेन कीवर्ड से हट के हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टूल ऑर्गेनाइज़र, ये मैं इनको भी स्टडी कर लूँगा कि मेरे पास 100 150 अगर आउटलायर कीवर्ड्स हैं, आइडियली 3 साढ़े 300 होने चाहिए। तो हमारा अपना एक वेट मैट्रिक्स है कि हाँ, ये प्रोडक्ट जो है इसमें हम काम कर सकते हैं, क्योंकि आउटलायर कीवर्ड्स की कन्वर्जन तो कम होती है, लेकिन एट लीस्ट ट्रैफिक आ जाती है आपके पास। उसके बाद मार्केट सेगमेंटेशन में हमने ये स्टडी करना होता है कि हमने ये देखना है कि इस नीश के अंदर अ, अच्छे बहुत बेसिक सा डाटा है कि कितने लोग एफबीए उसमें जा रहे हैं, कितने जो हैं वो आपके मर्चेंट सेलर्स हैं। मटेरियल जो है एबीएस प्लास्टिक भी है इसके अंदर, जिसमें सबसे ज़्यादा सेलर्स जो हैं वो प्लास्टिक के ऊपर काम कर रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जो 13% हैं जो एल्यूमीनियम पे काम कर रहे हैं, और पीवीसी के ऊपर 27% 28% काम कर रहे हैं। अच्छा, क्यों कर रहे हैं? तो मुझे सिर्फ़ यहाँ पे ये आइडिया मिलेगा कि अच्छा, अगर मैं इस निश में जाना है तो मैं कुछ जो है प्लास्टिक की एक वेरिएशन ले आता हूँ, मैं एल्यूमीनियम की एक वेरिएशन ले आता हूँ, मैं पीवीसी की एक वेरिएशन ले आता हूँ। जस्ट एक आइडिया आ जाएगा मेरे पास कि मेरे पास ये अपॉर्च्युनिटी है, फ्यूचर में मैं वेरिएशंस इस प्रोडक्ट के अंदर ऐड कर सकता हूँ। तो मेरी कोशिश होगी मैं ऐसी प्रोडक्ट में जाऊँ, ऐसी निश में जाऊँ जिसमें फ्यूचर में वेरिएशंस ऐड करने की अपॉर्च्युनिटी हो मेरे पास। मेरी कोशिश होगी कि मैं वेरिएशन लॉन्च करूँ फ्यूचर में। अच्छा, फिर मैं इस एंगल से भी देखूँगा, अच्छा इस नीश के अंदर कितने सॉकेट होल्डर होने चाहिए। अब कुछ नीश कॉम्प्लेक्स होती हैं, लोगों ने तरह-तरह के होल्डर्स बनाए होंगे, लेकिन एक चीज़ मुझे कॉमन नज़र आ रही है कि मेजॉरिटी सेलर्स के पास 129 होल्डर वाला डिज़ाइन है, जो भी। अगर मैं इस प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट डेवलपमेंट में घुसूँगा, तो मुझे आइडियाज़ आएँगे। तो एक चीज़ मुझे क्लियर हो रही है, कोई 86 सॉकेट वाला डिज़ाइन या होल्डर बेच रहा है, कोई भाई साहब 130 सॉकेट वाला होल्डर बेच रहे हैं, कोई भाई साहब 140 वाला बेच रहे हैं। इसका मतलब ये नीश जो है, तो बहुत ज़्यादा स्टैंडर्डाइज़ नहीं है। स्टैंडर्डाइज़ कहते हैं कि ये नीश ऐसी है जिसमें 4 सॉकेट, 8 सॉकेट,
12 सॉकेट और 20 सॉकेट, बस 4 किस्म के सॉकेट्स बिकते हैं, इससे ज़्यादा के होल्डर नहीं बिकते। ये वो वाली नीश नहीं। इसमें हर शख्स ने अपना डिज़ाइन मिक्स किया हुआ है, तो किसी ने 32 का पैक बना दिया, किसी ने 40 का बना दिया, किसी ने 100 का बना दिया, किसी ने 130 का बना दिया। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इसका बायर है वो बहुत ज़्यादा फसी नहीं है। बट फॉर सम रीज़न 129 वाला डिज़ाइन सबसे ज़्यादा बिकता है। शायद शायद इसकी वजह ये भी हो कि इसका सप्लायर बहुत आसान है। पूरी चाइना में एक सप्लायर बहुत बड़ा बैठा है, वो पूरी दुनिया को ये वाले बना-बना के दे रहा है। शायद, जस्ट मेरी असम्पशन है, वो तो मैं प्रोडक्ट में घुसूँगा, तो फिर मैं उसको समझना शुरू करूँगा कि ऐसा क्यों है। पैक साइज़ आपको मालूम है एक प्रोडक्ट उसका पैक 1 कितना बिक रहा है, पैक ऑफ 2 कितना बिकता है, पैक ऑफ 10 कितना बिकता है, पैक ऑफ 100 कितना बिकता है, सिर्फ़ आइडिया लेने के लिए। इस नीश में मुझे लगता है वो भी कोई ख़ास अप्लाई नहीं हो रहा और होना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये सॉकेट का ऑर्गेनाइज़र है, तो इसमें नंबर ऑफ सॉकेट डज़ मैटर देन नंबर ऑफ पैक्स। तो इसको भी इग्नोर कर दें आप लोग। कलर भी इस नीश में आई डोंट नो लोग सेंसिटिव हैं कलर के बारे में या नहीं है, आई डोंट नो। लेकिन ये डाटा लाने की वजह ये होती है कि एटलीस्ट पता लगे, हम इसके ऊपर रिसर्च करें। अच्छा ये सारा डाटा आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, जो कि मैं नहीं कर रहा। मैं इस वेबिनार में प्रोडक्ट डेवलपमेंट जा भी नहीं रहा। लेकिन ये उसमें हेल्प करेगा आपको कि अच्छा ब्लैक, रेड, ब्लू वाले जो हैं 37% हैं, सिर्फ़ ब्लैक ओनली जो है वो 12% हैं और फिर रेड एंड ब्लू वाले 23%, सिर्फ़ एक आइडिया लेने के लिए कि अच्छा मार्केट में ये हो रहा है, इसकी ये सेगमेंटेशन बन रही है। अच्छा फिर प्रोडक्ट डिज़ाइन के पर्सपेक्टिव से हम उसको प्रोडक्ट को देखते हैं कि जो 90 या 62% लोग हैं वो सॉकेट रेल्स बेच रहे हैं। मुझे नहीं पता सॉकेट रेल्स क्या होता है। वो तो जब मैं इस प्रोडक्ट डिज़ाइन डेवलपमेंट में घुसूँगा तो समझूँगा कि ये रेल बेस्ड सॉकेट ऑर्गेनाइज़र किसे कहते हैं। हो सकता है होल्डर लगा हो, दीवार के साथ चिपका हो, उसमें सॉकेट लटक रहे हों, हो सकता है। तो 62% लोग ये वाला खरीदना पसंद करते हैं और मैग्नेटिक सॉकेट बोर्ड जो है वो सिर्फ़ 20% है। मैं उसको भी स्टडी करूँगा, उसको भी समझने की कोशिश करूँगा। मुझे ये देखना है मेरे मार्जिन्स कहाँ ज़्यादा आ रहे हैं। तो हो सकता है रेल्स वाले में मार्जिन्स ही ना मिल रहे हों, मैं सोर्सिंग ना कर पा रहा हूँ, तो मुझे मैग्नेटिक सॉकेट वाली नीश में मैं घुस जाऊँगा कि अच्छा इसमें मज़ीद क्या अपॉर्च्युनिटी है मेरे लिए? क्या मैं वहाँ मार्जिन ले सकता हूँ या नहीं ले सकता? ठीक है? तो ये बस आप लोगों को एक छोटा-सा आइडिया देना था। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट प्रोडक्ट में ताकि आप लोगों को थोड़ी-सी और क्लैरिटी आ जाए। एक एक हम केस और स्टडी कर लेते हैं क्विकली। अच्छा, अब मैं आता हूँ यहाँ पे नेक्स्ट शीट की तरफ। एक प्रोडक्ट हम और स्टडी कर लेते हैं क्विकली कैन ओपनर को देख लें? कैन ओपनर देख लेते हैं। दुनिया की सबसे कॉमन प्रोडक्ट अ, तो कैन ओपनर की तरफ ये है जी कैन ओपनर। अभी इसमें बहुत शीटें हैं जिसमें मैं डिटेल में नहीं जा रहा। मैं तो मेरा जो मकसद था इस वेबिनार का वो ये था कि सिर्फ़ आपको वो मेजर इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स बता दूँ, जिसके ऊपर डिसीज़न मेकिंग करनी होती है हम लोगों ने। अच्छा जी, तो मैं अब इसको लाता हूँ यहाँ पे, ठीक है? और इसको चलें जी। अच्छा जी, ये है जी कैन ओपनर। सबसे पहले आपकी आँखें किधर जानी चाहिए? आपकी आँखें कन्वर्जन पे जानी चाहिए। ओवरऑल कन्वर्जन इज़ नॉट बैड, ओवरऑल कन्वर्जन ज़बरदस्त, 27% कन्वर्जन है। अब दिस इज़ नॉट बैड एक्चुअली। तो अब इसका मतलब कि इस नीश में कन्वर्जन बुरी नहीं है, तो फ्रॉम लॉन्च पर्सपेक्टिव ये मेरा क्राइटेरिया मीट कर रहा है कि ये 15% से कम नहीं है, तो वो वाला रिस्क मैं नहीं ले सकता या 20% से कम नहीं है, क्योंकि 20% से कम जो है ना, वो एकदम हम अलर्ट हो जाते हैं कि ये वी डोंट वांट टू एंटर सच निश। ब्रांड एनालिसिस अगेन 2 डिजिट के 3 यहाँ बैठे हुए हैं जो कि जिन्होंने अच्छी खासी ट्रैफिक खा ली है यहाँ पे, तो कुछ खास बच नहीं रहा आप लोगों के पास। अ, उसके बाद 6% फिर 4%, 2% ये भी बुरे नहीं है, यानी कि इवन के इस नीश में अगर मैं 1% वाले के पास भी जाऊँ ना, तो बुरा तो वो भी नहीं है, वो भी 1400 यूनिट ले ही रहा है। तो 1400 यूनिट बुरे नहीं होते। तो 1% भी बुरा नहीं है एक्चुअली, ठीक है? लेकिन नंबर ऑफ यूनिट्स आप पहले समझ लें कि नंबर ऑफ यूनिट्स कितने बिक रहे हैं। अच्छा उसके बाद मैं इनका रिव्यू काउंट देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यार बहुत से लोग मेरे कबीले के हैं नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल 33,000 रिव्यू वाला डेफ़िनिटली मेरी लीग का नहीं है, मेरे कबीले से नहीं है। ये बेचारा मस्कीन 284 रिव्यूज़ वाला ये मेरे कबीले का है। ये मेरा भाई है, मैं इससे मुकाबला कर सकता हूँ। मैं 1600 वाले का मुकाबला कर सकता हूँ, मैं 1300 वाले का मुकाबला कर सकता हूँ जिसने 1%
ली हुई है, ट्रैफिक ली हुई है। क्यों ली हुई है? अब मैं उसको स्टडी करने की कोशिश करूँगा। 1600 वाले ने 5% कैसे ले ली भाई? बहुत ज़्यादा ये, बहुत ज़्यादा। $25 का बेचने के बाद भी ले ली। इसको तो मैं डेफ़िनिटली स्टडी करूँगा कि भाई ये 1600 रिव्यूज़ अ, वो भी $25 पे बेच के वो भी 5% इसने पूरी यानी कि रेवेन्यू स ले लिया है ना, दिस इज़ अमेज़िंग। तो इन भाई साहब को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब मैं यहाँ देखूँगा इन भाई साहब का नाम है मेरी शीट में या नहीं? हाँ, है। तो ये $92,000 इकट्ठा कर रहा है, 1600 रिव्यूज़, 4.3 रिव्यूज़ के साथ और $25 के ऊपर। तो मैं इसको डिज़ाइन को या तो समझने की कोशिश करूँगा या इस डिज़ाइन के अंदर कुछ है, वो कहलाती है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो एज़ आई सेड ये इस वेबिनार के ऊपर मैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे फ़ोकस नहीं कर रहा। वो एक पूरी साइंस है, वो आप लोग अलग से इस साइंस को सीखेंगे, प्रोडक्ट डेवलपमेंट सीखेंगे कि भाई प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे करें। एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए क्रिटिकल दिमाग चाहिए कि मैं रिव्यू स्कोर कैसे इम्प्रूव करूँ। तो उस पर्सपेक्टिव से मैं स्टडी करूँगा कि भाई यहाँ पे $5 वाला बैठा हुआ एक बंदा $25 का, या तो वो बहुत बड़ा ब्रांड है, उसकी सोशल प्रेज़ेंस बहुत ज़बरदस्त है। तो मुझे बहुत सारे उसके मैट्रिक्स को समझना होगा। अच्छा यहाँ पर मैं यहाँ पे क्विकली देख लूँ 2023 वाला कौन है? 2023 का एक है, 31 जनवरी 2023 को इसने लॉन्च किया है $7 का 1500 रिव्यूज़ के साथ। तो एक चीज़ तो मुझे समझ आ गई कि 2023 में कोई ब्रांड आया और वो सर्वाइव कर गया। अच्छा, उसके सर्वाइवल के पीछे मुझे 2 चीज़ें नज़र आ रही हैं, 4.3 रिव्यू स्कोर नज़र आ रहा है और $6.98 की प्राइस नज़र आ रही है। तो इससे मुझे आइडिया हुआ कि 2024 में अगर मुझे घुसना हो उस निश के अंदर तो ये प्राइस प्राइस की बेसिस पे शायद मैं एंटर हो सकूँ। तो एक तरफ मैंने कन्वर्जन स्टडी कर लिया कि कन्वर्जन तो बुरा नहीं है, तो कन्वर्जन तो है। दूसरी तरफ मैं अब देख रहा हूँ कि यार ये प्राइस सेंसिटिव है क्योंकि मैं इतने पुराने-पुराने सेलर्स के अंदर तो मैं अपने आप को फिट देख ही नहीं रहा। 2017 से एक बंदा बैठा हुआ है। अ, और ठीक है, ये बंदा $25 में बड़ा रिमार्केबल काम कर रहा है, लेकिन शायद वो उसकी सोशल प्रेज़ेंस है, शायद वो कोई बहुत बड़ा ब्रांड है, शायद उसका अकाउंट बहुत बड़ा है, शायद, काफ़ी सारी इफ एंड बट्स हैं यहाँ पे। तो ये मैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट में स्टडी करूँगा। मैं इस बंदे को भी स्टडी करूँगा कि यार ये 6.9 है 2023 वाला क्योंकि मेरा फ़ोकस 2023 है। अगर मैं देखूँ ना इस पूरी निश के अंदर 2023 में कोई यहाँ पे नंबर नज़र नहीं आ रहा, मैं उसमें घुसूँगा ही नहीं, मैं ये वाला रिस्क नहीं लूँगा। मुझे तो अपने कबीले के लोगों से लड़ना है, मुझे देखना है मेरे कबीले का कौन है यहाँ पे। दैट्स द पॉइंट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड। अच्छा अब आ जाएँ नंबर ऑफ कीवर्ड ज़बरदस्त। ये वाला मैट्रिक भी बुरा नहीं है, 350 कीवर्ड्स हैं यहाँ पे। कैन ओपनर बहुत बड़ा कीवर्ड है। ये इतना बड़ा कीवर्ड है कि मैं इसका थोड़ा-सा भी ट्रैफिक ले लूँ, तो मैं तीसरे सफ़े पे भी बेच के शायद मैं 4 पैसे कमा लूँ। तो उस पर्सपेक्टिव से बुरा नहीं है। उसके बाद कैन ओपनर मैनुअल है, बुरा नहीं है। जैपनीज़ कैन ओपनर टॉप रेटेड कीवर्ड्स तो बहुत हैं भाई, कीवर्ड्स तो बहुत हैं, तो इसका मतलब पीपीसी से खेलने के लिए मेरे पास काफ़ी कुछ होगा। चलें, ये वाला पॉइंट मुझे समझ आ गया। अब स्पेस एनालिसिस में जाके मैं देखता हूँ कि पहले पेज पे कितने परसेंट 16%। हाँ, ठीक है, ये भी बुरा नहीं है कि 16% जो मेरे कम्पेटिटिव जो सेलर्स हैं, कम्पेटिटर्स हैं, वो 16% एटलीस्ट पहले पेज पे पहुँचे हुए हैं। ये नंबर 70% भी नहीं, ये नंबर 3% भी नहीं। पीपीसी एप्रोक्सीमेशन में मैंने यहाँ समझने की कोशिश की कि ओवरऑल ओवरऑल मैं नोट कर रहा हूँ कि स्पॉन्सर्ड ऑर्डर्स यानी स्पॉन्सर्ड जो ऑर्डर है वो ज़्यादा हैं, यानी स्पॉन्सर्ड क्लिक जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, जो ट्रैफिक का डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्पॉन्सर्ड में ये देखें ज़्यादा नज़र आ रहा है। इसका मतलब इस निश में पीपीसी में लोग ज़्यादा पैसा लगाते हैं, पीपीसी में ज़्यादा पैसे खर्च होंगे आपके, पीपीसी में आपको पीपीसी डोमिनेटेड ट्रैफिक मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, यहाँ पे शुरू में। नीचे ठीक है ऑर्गेनिक ये देखें 28 और 72 कैन ओपनर वो भी ओएक्सओ किसी का ब्रांड है ये बेसिकली। तो ये तो मज़ेदार बिल्कुल भी नहीं है। अ, तो ठीक है, एक आइडिया मुझे लेना था यहाँ पे और ये मेरा एसएन इनसाइट का डाटा है, ब्रांड एनालिटिक्स का डाटा है, हीलियम का डाटा, ये मेरी एस्टिमेशन है 30-70 के हिसाब से और 30-70 के हिसाब से मैं देख रहा हूँ 3 डिजिट हाँ, ये महँगी है भाई, ट्रैफिक तो बहुत महँगी पड़ेगी यहाँ पे मुझे। ये मैं सिर्फ रफ एस्टिमेशन बता रहा हूँ, उसकी वजह ये कि जब इन डेप्थ घुसेंगे तो फिर बहुत कुछ देखना पड़ेगा। ये मैं आपको बिल्कुल एक क्विक ग्लैंस बता रहा हूँ, क्विक ग्लैंस के ऊपर मुझे ये नज़र आ रहा है। तो ओवरऑल मैं देख रहा हूँ ACOS जो है ना वो 100% है, इट्स टू एक्सपेंसिव।
यानी कि पीपीसी वाक़ई बड़ी महँगी है इस नीश के अंदर, और पीपीसी की ट्रैफ़िक भी मैं देख रहा हूँ ओवरऑल ज़्यादा है, कन्वर्जन जो आपका है कन्वर्जन बुरा नहीं है, पीपीसी का कन्वर्जन बुरा नहीं है। लेकिन जो सीपीए है वो महँगा पड़ रहा है मुझे। ओवरऑल सीपीए जो है वो मेरी ये अमाउंट पड़ रही है। तो ये तो पीपीसी के पर्सपेक्टिव से जब मैं इस निश को देखूँ तो मुझे मज़ा बिल्कुल भी नहीं आ रहा। अच्छा जी, अब मैं कैटेगरी इनसाइट को अभी छोड़ के मैं जाता हूँ एसएन के निश के पीओई में जाता हूँ, प्रोडक्ट अपॉर्च्युनिटी एक्सप्लोरर के इस निश में और क्या है? नहीं, इस निश में इस एज़ अ निश, एज़ अ प्रोडक्ट ये एक सिंगल नीश है, ओके। मैं अब दोबारा जाता हूँ इनसाइट के ऊपर समझने के लिए कि मेरी जो ट्रैफ़िक डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसी हो रही है वहाँ पे, तो नहीं मज़ा आ रहा, नहीं मज़ा आ रहा। उसकी वजह ये है कि जो टॉप की जो ट्रैफ़िक डिस्ट्रीब्यूशन है वो 26 जो क्लिक प्रोडक्ट्स हैं वो 26 हैं। जबकि हमारा जो एस्टिमेट है वो ये कहता है कि 30, 35, 40 होना चाहिए। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है यहाँ का। अच्छा, फिर इसके बाद मैं टॉप 5, टॉप 20 को देख लेता हूँ। ये ओके है, यानी कि टॉप ओके इन इन अ सेंस कि जब मैं टॉप 100 के पर्सपेक्टिव से देखता हूँ, सबसे पहले तो मैं ये देखता हूँ ना कि मैं अपने आप को टॉप 20 में देख ही नहीं रहा। जब मैं अपने आप को टॉप 20 में देख ही नहीं रहा, तो पीछे 10% ही रह गया टोटल जहाँ से मुझे खाना होगा, जहाँ से मुझे अपनी बूटी निकालनी है। तो मैं उस पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ कि घुस सकते हैं इसमें अगर आप घुसना चाहें तो। अ, टॉप 5 जो है वो 52% तो टॉप 5 खा गया ना। तो उसके बाद के जो 15 सेलर्स हैं, उनको बड़ी मुश्किल से आखिरी का शेयर मिल रहा है, 35% या 40% के दरमियान। उसके बाद टॉप 20 के बाद जितने भी हैं, उनको 10% मुश्किल से मिल रहा है। अच्छा, मैं यहाँ पे देखता हूँ कि पिछले 180 डेज़ में कोई लॉन्च हुई, कोई भी लॉन्च नहीं हुई। अ, और पिछले 360 डेज़ में 2 लॉन्चेस हुई थी, दोनों की दोनों सक्सेसफुल हैं। ये कोई ख़ास डाटा नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये वाक़ई बहुत कम्पेटिटिव है, स्पेशली ये नंबर फ़ेवरेबल नहीं है, ये नंबर अच्छा नहीं है, फिर ये वाला नंबर अच्छा नहीं है, ये वाला भी अच्छा नहीं है। अगर मुझे इस निश में घुसना हो, मुझे बेट लगानी हो, तो मैं जा सकता हूँ, मैं मैं ट्राई कर सकता हूँ, लेकिन उसमें मुझे अपनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। मुझे अपनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे फ़ोकस करना पड़ेगा और मुझे इन 2 कंपैरेटर्स को स्टडी करना होगा कि ये 6.98 वाला जो है ये चूँकि एविडेंस है मेरे सामने कि इसने सस्टेन किया, तो कैसे किया? तो क्या मैं इसको बीट कर सकता हूँ? मैं 5.99 की प्रोडक्ट लॉन्च कर सकता हूँ क्या? और आज के दौर में जो अमेज़न एफबीए की जो फ़ीस बढ़ती जा रही है, तो ये बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे इस बंदे से मुकाबला करना। और फिर मुझे ये $25 वाले को देखना है, ये कैसे कर रहा है? तो $25 में आखिर इसने क्या चीज़ लॉन्च की? और अगर ये कोई एस्टेब्लिश्ड ब्रांड निकल आया, तो मैं इससे भी जाऊँगा और मैं इस वाले से भी जाऊँगा। ये दोनों के दोनों पॉइंट्स मेरे लिए सस्टेनेबल नहीं लग रहे मुझे। ठीक है, बाकी फिर वो आपकी सर्च टर्म्स आ गईं, ये सारा हमने ये आपको पता आप सभी को ही पता होगा ये सब। ये कोई नई चीज़ नहीं है आप लोगों के लिए। फिर ट्रेंड्स को स्टडी कर लेना, फिर लोगों के रिव्यूज़ को स्टडी कर लेना, वो सब पार्ट ऑफ रिसर्च है बेसिकली। फिर मार्केट सेगमेंटेशन इज़ वेरी इंपोर्टेंट, ये आपने ज़रूर स्टडी करना है। आउटलायर कीवर्ड्स को देख लें कि भई एक्स्ट्रा जो नंबर ऑफ कीवर्ड्स हैं वो कितने हैं, जो आपकी इस नीश से इस पर्टिकुलर अ, आपकी जो प्रोडक्ट है उससे हट के एक्सटेंडेड कीवर्ड्स कितने आ रहे हैं आपके पास। अच्छा, यूके में जो डाटा अगर आप इनसाइड निकालें वो इतना एक्यूरेट नहीं मिलता जितना आपको यूएस में ये डाटा एक्यूरेट मिल जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है यूएस और यूके के दरमियान। ठीक है, तो मैं अब इसको स्क्रीन को स्टॉप करता हूँ। तो बहरहाल ये आप लोगों के लिए एक थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन था कि ये वो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं, इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं, इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स हैं जिनको आपने स्टडी करना है और आपने पीडीबी शीट जो है बहुत एक्सटेंसिव अमाउंट ऑफ डाटा चाहिए होता है उसके अंदर। और बहुत सारे लोग जब मुझे कहते हैं ना कि सनी भाई ये प्रोडक्ट के बारे में क्या ख़्याल है आपका? तो अनफॉर्चुनेटली मेरे लिए बड़ा डिफ़िकल्ट होता है उनको समझाने के लिए कि मेरा दिल कहता है ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट होगी, लेकिन मेरे पास डाटा नहीं है और बस ये वाला डाटा चाहिए होता है आपको। और ये पीडीबी शीट से आपको आइडिया हो गया कि कितनी अमाउंट ऑफ डाटा कलेक्शन होती है, फिर कहीं जाके आप डिसीजन मेकिंग करने में कामयाब होते हैं। तो आज की तारीख में अभी भी काम हो रहा है। मैंने आप लोगों को काफ़ी वीडियोज़ में बता दिया है कि अभी भी लॉन्चेस हो रही हैं, लेकिन 6 महीना रिसर्च, प्रोडक्ट डेवलपमेंट
उसके मल्टीपल सैंपल्स आप चाइना से मंगवाएँ, उनको स्टडी करें, कंपैटिटर्स के रिव्यूज़ को स्टडी करें कि आप उनसे बेहतर रिव्यू कैसे ला सकते हैं। इतना कुछ करने के बाद, मल्टीपल सैंपल्स लाने के बाद, आप जब प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, बड़ी सिंपल सी स्ट्रैटेजी, 3 लॉन्चेस आपने करी 18 महीने के अंदर, तो 6 महीना, 6 महीना, 6 महीना, 7,000, 7,000, 7,000, एक लॉन्च आपकी अच्छी निकल आएगी। जब इतना स्टडी, इतने रिसर्च करने के बाद आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट करेंगे, डेफिनिटली निकल आएगी, रॉकेट साइंस नहीं है। तो इस पे आप लोग काम करें, और कोई क्वेश्चन हो तो टीम से राब्ता करें। तो सी यू नेक्स्ट टाइम। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।